हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। चलिए, आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2 हमारा जो सेशन है आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो भी आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड हैं। हालांकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपके टॉपिक्स में ही क्लियर कर ली हैं, है ना, जो मैंने आपको पढ़ाए थे एप्लीकेशंस वगैरह। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में उन्हीं से डायरेक्टली आपको पूछे हुए हैं। बट स्टिल हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछ चुके हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। तो सबसे पहले बच्चों, हमारे पास जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, एक सिंपल पेंडुलम हैंग्स फ्रॉम द रूफ ऑफ ए ट्रेन मूविंग on a train moving on a horizontal rails if the string inclined toward the front of the train then the train is। अच्छा जी, वो कह रहा है कि आपके पास एक ट्रेन है, देयर इज ए ट्रेन, आपके पास एक ट्रेन है। ट्रेन आगे आगे की तरफ आपकी हॉरिजॉन्टली क्या कर रही है, ये ट्रेन है, ये इन रेल्स पे आगे की तरफ क्या कर रही है, अच्छा एक पेंडुलम हैंग हो रखा है ट्रेन से। ये इस तरफ मैं कह रहा हूँ आपकी ट्रेन मूव कर रही है, तब डायरेक्शन ऑफ मोशन, इस डायरेक्शन आपकी ट्रेन का मोशन है। इसमें एक पेंडुलम हैंग हो रखा है। अच्छा जी, वो कह रहा है कि जो पेंडुलम है ये आगे की तरफ क्या हो गया है, आगे की तरफ हैंग हो गया इस तरह से आपका आगे की तरफ। तो जाहिर सी बात है ये गाड़ी की पूरी पूरी रेस्ट में आ गई होगी, रेस्ट में आ गई होगी, बट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन ये पेंडुलम मोशन में नहीं आया होगा, जिसकी वजह से ये अभी भी मोशन की स्टेट इसने अचीव कर रखी है, अभी भी इसने मोशन की स्टेट अटेंड कर रखी है। ऑल दो तो आपकी जो ट्रेन है इट केम टू एट रेस्ट, ट्रेन तो रेस्ट में आ गई क्योंकि कोई ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई हुआ होगा, ब्रेक्स वगैरह अप्लाई होंगे, जिसकी वजह से फोर्स की वजह से आपकी जो ट्रेन है जो कि इनिशियली मूव कर रही थी वो रेस्ट में आ गई होगी। बट ये पेंडुलम है ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन ये आपका मोशन में ही रहा होगा, जिसकी वजह से ब्रेक लगने पर ये आगे की तरफ आ गया होगा। तो इस केस में जो ट्रेन का मोशन है बच्चों वो कैसा हो जाएगा, ट्रेन का मोशन, तब ट्रेन का मोशन आपका रिटार्डेड मोशन आपका हो जाएगा, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, सी सही आंसर होगा। तो अगर ट्रेन ब्रेक मारोगे तो ये पेंडुलम आगे की तरफ हो जाएगा ये। अगर आप एकदम से सडनली एक्सेलरेट करना शुरू करते हो अपनी ट्रेन को तो ये पेंडुलम पीछे की तरफ आ जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, पीछे की तरफ कब आएगा पेंडुलम, जब सडनली आपकी जो ट्रेन है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करनी शुरू करती है तो आपका पेंडुलम पीछे की तरफ आ जाएगा, पेंडुलम पीछे तरफ। अगर आप सडनली ब्रेक मारोगे तो यही पेंडुलम आपका जो कि वर्टिकली हैंग कर रहा है यही आपका आगे की तरफ हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली इसमें इनर्शिया मोशन ऑफ इनर्शिया रेस्ट का ही खेल है, जबकि इस क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन था इसमें आपका इनर्शिया ऑफ मोशन बेस्ड था कोई। ये पेंडुलम मोशन में था इनिशियली जब आपकी ट्रेन मूव कर रही थी, जैसे ट्रेन में ब्रेक मारे तो ट्रेन तो रेस्ट में आ गई क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ने अपना काम किया, ग्राउंड से जो फ्रिक्शन फोर्स लगा जिसकी वजह से आपकी ट्रेन तो आगे रेस्ट में। बट ऐसा कोई फ्रिक्शन फोर्स आपका पेंडुलम में लग नहीं रहा है, तो पेंडुलम अपना इनर्शिया ऑफ मोशन अटेन कर रखने की कोशिश करेगा तो वो आगे ऐसे आगे चला जाता है आगे, है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ए लाइटर बॉडी एंड दी हैवियर बॉडी बोथ आर मूविंग विद द सेम मोमेंटम। अच्छा जी, ये कह रहा है आपके पास एक लाइटर बॉडी है, लाइट बॉडी है, आपके पास एक लाइट बॉडी है और एक हैवी बॉडी है, दोनों की सेम उसे मूव कर रही है। ये लाइटर बॉडी एंड दी हैवियर बॉडी बोथ आर मूविंग द सेम मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम सेम है। एक हल्की बॉडी m1 मान लेते हैं मास, और इसका मास m2 मान लेते हैं। ठीक है जी, इसकी वेलोसिटी कितनी है v1 मान लेते हैं, और इसकी वेलोसिटी कितनी है भैया, इसकी वेलोसिटी आपकी v2 मान लेते हैं। वो कह रहा है कि मोमेंटम दोनों का सेम है, m1 v1 बराबर m2 v2 है आपके पास। तो ये 2 होगा आपका ये और v2 आपका ये, मोमेंटम दोनों का सेम है। एंड देन अप्लाइड द सेम रिटार्डिंग फोर्स। अच्छा, दोनों पे फोर्स भी सेम लगा भैया, दोनों पे जो रिटार्डिंग फोर्स लगा है वो भी सेम लगा है। तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी आपकी डिफरेंट है, इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है, क्योंकि मासेस आर डिफरेंट और मोमेंटम दोनों का सेम है। तो अकॉर्डिंगली इनकी वेलोसिटीज भी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी वो भी अलग हो जाएगी, डिफरेंट होगी आपकी ये। आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस ये भी रेस्ट में आ गया, इसकी फाइनल वेलोसिटी भी जीरो हो गई, और नीचे वाला जो मास था इसकी भी क्या हो गई भैया, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। समझ गए ना। तो इन दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, मैं कहता हूँ जी इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने S1 डिस्टेंस ट्रैवल किया बच्चों, और इसने S2 डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो ये पूछ रहा है कि S1 S2 में क्या रिलेशन आपका होगा। ठीक है जी, आपको पता है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v1 है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है दूसरा वाले की, v2 है। अच्छा जी, आपको बताइए ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, m1 v1 जो है इक्वल टू m2 v2, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल जाएगा, v1 इक्वल टू m2 अपॉन m1 इंटू v2। ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं m2 m1 का रेशियो है। और मैं मान लेता हूँ लाइटर बॉडी कौन है,
M1 ज़्यादा है और M1 ज़्यादा है, M2 को हम ज़्यादा मान लेते हैं, M1 कम मान लेते हैं। तो M2 आपकी हैवियर बॉडी है, M1 आपकी लाइटर बॉडी है। ठीक है जी। तो M1 जो लाइटर बॉडी है उसने डिस्टेंस कवर कितना किया, S1 डिस्टेंस कवर किया है। और जो हैवी बॉडी M2 है उसने S2 डिस्टेंस कवर किया है रुकने से पहले, है ना। ब्रेक लगाने के बाद रुकने से पहले दूसरी बॉडी ने S2 डिस्टेंस कवर किया और S2 M2 को हमने ज़्यादा माना है, इसी का ध्यान रखेंगे। तो अकॉर्डिंगली अगर M2 ज़्यादा है तो M2 अपॉन M1 का रेशियो 1 से ज़्यादा आएगा, तो अकॉर्डिंगली आपका V1 की वैल्यू क्या आएगी, V2 से ज़्यादा आएगी। हम देख रहे हैं कि पहले वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, दूसरी वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो हैवी बॉडी है उसकी वेलोसिटी कम है, जो लाइटर बॉडी थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, इसी का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, आपको बताइए एक रिलेशन आपका होता है V² इक्वल्स टू U² प्लस 2S, यही होता है। यहाँ से S के लिए क्या रिलेशन बन जाएगा भाई, S का रिलेशन बनेगा V² माइनस U² अपॉन 2A, ये आपका रिलेशन बनेगा। तो फाइनल वेलोसिटी सबकी जीरो है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो अकॉर्डिंगली एस कितना आ जाएगा भैया आपका, क्या आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2 जो भी आपका एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू नीचे आ जाएगी, है ना, यू का स्क्वायर। अब पहले वाली बॉडी के लिए बच्चों, पहले वाली बॉडी के लिए डिस्टेंस कितना होगा, पहले वाली बॉडी का स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है, S1 हमने माना है। आंसर की जो चीज़ इसको देखेंगे आप, S1 है ना, S1 कितना होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है V1 का स्क्वायर। ठीक है जी। फाइनल उसका एक्सेलरेशन, अच्छा जी, वो कह रहा है कि सेम रिटार्डिंग फोर्स सेम है, सेम रिटार्डिंग फोर्स अगर बच्चों सेम है, मैं कह रहा हूँ, वो कह रहा है F1 जितना रिटार्डिंग फोर्स पहले वाली में लगा उतना रिटार्डिंग फोर्स दूसरे में लगा, तो F1 और F2 दोनों बराबर हैं। रिटार्डिंग फोर्स बच्चों क्या होता है, किसके रिटार्डिंग फोर्स होता है M इंटू ए, M1 इंटू A1, और रिटार्डिंग फोर्स क्या होगा दूसरा M2 इंटू A2, है ना, फोर्स M इंटू ए होता है ना, सेकंड लॉ। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन का रेशो बच्चों कितना आ जाएगा, A1 और A1 की वैल्यू कितनी देगी, A1 के लिए आ जाएगी M2 अपॉन M1 इंटू A2, ये आपकी A1 की वैल्यू है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पे बच्चों हम पुट करेंगे V का स्क्वायर 2 इंटू A1, 2 इंटू आपका A1 आ गया, है ना। पहले वाले का रिटार्डिंग एक्सेलरेशन कितना है, A1 है, दूसरे का रिटार्डिंग एक्सेलरेशन कितना है, A2 है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस पहले वाले का कितना आ गया, एंड S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दूसरी बॉडी की स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, हो जाएगी दूसरी बॉडी का वेलोसिटी कितनी, M2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर है, और उसका एक्सेलरेशन 2A2 है। हमें अब S1 S2 का रेशो लेना है ना, हो आप S1 S2 का रेशो ले लीजिए। S1 और S2 का रेशो बच्चों कितना आ जाएगा, आपको दिख ही रहा, ये आ जाएगा आपका माइनस से, तो माइनस खैर कैंसिल हो जाएगा जब रेशो लेंगे आप ये, तो V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर आ जाएगा, इंटू आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा, अगर आप सॉल्व करेंगे ये 2A2 ऊपर आ जाएगा अपॉन 2A1 नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये 2 से 2 तो 2 गया, तो हमारे पास S1 S2 का रेशो कितना आ गया बच्चों, S1 S2 का रेशो हमारे पास कितना आ गया, सबसे टॉप पे आ जाएंगे, टॉप राइट पे देखेंगे एक बार, बिल्कुल टॉप राइट पे S1 S2 का रेशो कितना आ जाएगा, S1 S2 का हमारे पास रेशो कितना आ जाएगा, S1 S2 का रेशो कितना आ जाएगा, टॉप राइट में, टॉप लेफ्ट में देखेंगे बच्चों, तो S1 S2 का रेशो V1 और V2 का जो V1 अपॉन V2 का स्क्वायर, V1 अपॉन V2 का स्क्वायर इंटू A2 अपॉन A1, गौर से देखेंगे V1 और V2 का रेशो कितना होता है भैया, V1 और V2 का रेशो किसके बराबर है बच्चों, V1 और V2 का रेशो किसके बराबर है, कि आप इस वाले को देखें ध्यान से, इस वाले रिलेशन को देखें, इस वाले को, तो यहाँ पे V1 V2 का रेशो कितना आ जाएगा, V1 V2 है M2 अपॉन M1 रेशो, M2 अपॉन M1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। V1 अपॉन V2, देखिए ना आप V2 उधर ले आइए, इस वाले V2 को इस वाले में इधर देखिए, इस वाले V2 को आप इधर लेके आ जाएंगे, तो V1 अपॉन V2 कितना आ जाएगा, M2 अपॉन M1 आ जाएगा, इंटू A2 अपॉन A1 इंटू एक्सेलरेशन A2 अपॉन A1। आप बिल्कुल टॉप राइट, सॉरी बॉटम राइट में देखेंगे, बॉटम राइट में बच्चों ये वाला A1 A2 का रेशो कितना है, ये क्या बोलते हैं, आपको A2 A1 का रेशो चाहिए ना, A2 A1 का रेशो कितना है, आपको नहीं लगता है इस वाले रिलेशन से A2 A1 का रेशो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका M1 अपॉन M2। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा M2 अपॉन M1। तो S1 S2 का रेशो कितना आ जाएगा, S1 S2 का रेशो कितना आ जाएगा बच्चों, S1 S2 का रेशो आ जाएगा M2 और M1 के रेशो के इक्वल। और आपको जैसे कि पता ही है कि हमने M2 को ज़्यादा माना है, M2 इज ग्रेटर देन M1, M2 ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंगली S1 भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट S1 इज ग्रेटर देन S2। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर होगा, सही ऑप्शन कौन सा है भाई, पहला ऑप्शन।
तो थोड़ा सा उसको देख लेंगे बच्चों, तो जिसको समझ में नहीं आया एक बार उसको फिर से देख लीजिए वीडियो को, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर भी समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका भाई? अगला क्वेश्चन बच्चों ये कह रहा है कि एक पैसेंजर है इस मूविंग इन ए ट्रेन। अच्छा जी, एक आदमी है, ये आपके पास ट्रेन है ये ट्रेन है, तो ये हमारी ट्रेन इस तरह एसलेट इस तरफ चल रही है ना। तो ये आदमी है भाई, ये कह रहा था 5 रुपये का सिक्का उछाला। ये भी ऐसे बैठा हुआ था, इसने 5 रुपये का सिक्का टॉस किया, 5 रुपये का सिक्का था, इसने उछाला। अरे 5 रुपये का सिक्का उछाला तो क्या हुआ भाई? तो सिक्का इसके पीछे गिरा, सिक्का इसके पीछे गिर गया। ये कब पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है जब ये आदमी आगे की तरह एसलेट कर रहा हो, समझ गए ना। क्योंकि एक बार सिक्का हवा में आ गया, एक बार सिक्का एयर में आपका आ गया, तो सिक्के की वेलोसिटी क्या हो जाती है? कॉइन की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। अब कॉइन का मोशन एसलेटेड मोशन नहीं होगा, आपकी भले ही ट्रेन एसलेट कर रही हो, डजेंट मैटर, बट अगर आपका एक बार कॉइन है वो उसको आपका क्या बोलते हैं आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया उस आदमी से, उस पर्सन से, है ना, उसके हाथ से ऊपर आ गया, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? उसका मोशन एसलेटेड मोशन नहीं होगा। तो वो कह रहा है कि सिक्का पीछे गिर गया। सिक्का पीछे गिरने का मतलब क्या है कि ये आदमी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, आदमी की वेलोसिटी बढ़ रही है, समझ गए। क्योंकि अगर आदमी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो आदमी और सिक्का दोनों एक कांस्टेंट वेलोसिटी इधर भी चलते, है ना। तो आदमी और सिक्का जो है, आदमी और कॉइन दोनों एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं इधर को, पर दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहे हैं। मतलब जो पर्सन है उस पर्सन की वेलोसिटी ज़्यादा है, उसकी बढ़ती जा रही है, तो दैट्स वाई जो कॉइन है उसके पीछे गिरा है। तो मतलब मैन का जो मोशन है, हमारे जो आदमी है, जो पर्सन है, इसका जो मोशन है एसलेटेड मोशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ, है ना। इट मस्ट बी मूविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समझ रहे हो। यूनिफॉर्म स्पीड हो नहीं सकता भैया, यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो है। एक्शन मतलब अगर एक्सेलरेशन जीरो होता, यूनिफॉर्म मोशन होता, यूनिफॉर्म स्पीड होती या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती, उस केस में सिक्का ऊपर जाता, तो जो पर्सन की वेलोसिटी, जो उस पर्सन की वेलोसिटी वो सिक्के की वेलोसिटी होती, तो वो जो कॉइन है उस पर्सन के सीधा हाथ में गिरता, समझ रहे हो। बट यहाँ पे कॉइन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, कॉइन की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, बट जो आपका पर्सन है उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो दैट्स वाई सिक्का पीछे गिर रहा है। इसी का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा आदमी का, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। चलिए जी। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है इट इज़ मोर रिलेटेड टू दी क्या बोलते हैं जो आपका मोशन, जिससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था, रादर देन रिलेटिंग इट टू द लॉज ऑफ मोशन। ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन और जो आपका काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर था, मोशन वाला चैप्टर, उससे ज़्यादा रिलेटेड है ये। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपका एवरेज वेलोसिटी में एवरेज उससे क्वेश्चन आपका ये एवरेज स्पीड पे है। और आप लोगों को पता ही बच्चों एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? कोई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की उसने, इंसान ने, उस बस ने, अपॉन में क्या है? टोटल टाइम, कितना टाइम उसको लगा है। तो इस तरह से आप इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग मुझे सॉल्व करके बच्चों इसका आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ठीक है जी। चलिए हम बढ़ते हैं तब तक आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये कह रहा है हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल इन। अच्छा जी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कौन से फ्रेम में एप्लीकेबल होते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, फ्रेम होते क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, ऑफ रेफरेंस होता क्या है। बच्चों सपोज मैं किसी बॉडी को स्टडी कर रहा हूँ, ये कोई बॉडी है, ये बॉडी मैं कहता हूँ जी बॉडी ए है। कौन सी बॉडी? बॉडी ए है। अगर मुझे इसकी पोजीशन डिस्क्राइब करनी है तो मुझे कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिएगा, तो ये रेफरेंस पॉइंट को मिलता ओ। इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं इस बॉडी के पोजीशन को देखूंगा, भैया कितना है इसका पोजीशन, इस बॉडी की पोजीशन कितनी है, आर वेक्टर। अब ये पोजीशन चेंज हो रही है समय के साथ, ये पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, अकॉर्डिंगली ये बॉडी मोशन में या रेस्ट में कहलाएगी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, समझ गए ना। तो मतलब आपको किसी भी बॉडी की मोशन की और क्या बोलते हैं मोशन की और लोकेशन की या पोजीशन की स्टडी करनी है, तो उसके लिए हमें एक क्या चाहिए? रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। और ये रेफरेंस पॉइंट जिस सिस्टम का हिस्सा होता है उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसको क्या बोलते हैं हम? रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? ये उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिसकी उनमें से किसी भी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप किसी बॉडी के पोजीशन या मोशन की स्टडी करते हैं। तो मतलब किसी बॉडी के पोजीशन या मोशन की स्टडी करने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूरी होता है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं बच्चों, याद रखना। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइप्स दो तरह के आपके होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम, ठीक है जी, इनर्शियल फ्रेम, और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो हमारे पास दो तरह के आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। अब इनर्शियल फ्रेम को हम क्या बोलते हैं भैया? नॉन एसिलेटिंग फ्रेम बोलते हैं, इसमें है ना नॉन एसिलेटिंग फ्रेम। और ये होता है आपका एसेलरेटिंग फ्रेम, मतलब यहाँ पे आपका फ्रेम भी एसिलेट कर रहा होता है, एसिलेटिंग फ्रेम, समझ गए ना। तो आपके दो तरह के फ्रेम मैंने बताया आपको बच्चों, एक इनर्शियल फ्रेम है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है।
एक नॉन एसिलेटिंग है, ये आपका इसमें एसिलेशन 0 होता है। ये फ्रेम एसिलेट नहीं करता है, मतलब ऐसा कोई फ्रेम है अगर वो खुद एसिलेट नहीं कर रहा है उसका एसिलेशन 0 है, मतलब या तो मूव नहीं कर रहा है, अगर मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। समझ गए ना। तो अगर इनमें से कोई सा भी एक क्या केस फॉलो होता है तो उस केस में आप एसिलेशन 0 लेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इसको हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम। तो आई थिंक आप सबको क्लियर होगा कि इनर्शियल फ्रेम आपका क्या होता है ना। नॉन इनर्शियल फ्रेम, अब ऐसा फ्रेम भैया जो खुद भी एसिलेट करता है, इसका एसिलेशन 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ एसिलेशन इसका मिलेगा आपको इस फ्रेम का, है ना। तो इस फ्रेम को बोलते हैं हम एसिलेटिंग फ्रेम या नॉन इनर्शियल फ्रेम। याद रखना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, वो एप्लीकेबल होते हैं इनर्शियल फ्रेम में। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल इन दिस फ्रेम। याद रखना आप बच्चों, समझ रहे हो। तो आपके पहला वाला जो है इनर्शियल फ्रेम, ये वाला इनर्शियल फ्रेम, इसमें न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल होते हैं। यहाँ पे न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल नहीं होते, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होते हैं, समझ रहे हो। यहाँ पर अगर आपको इस फ्रेम में अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करना है तो आपको एक एक्स्ट्रा इसमें सूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा। सूडो फोर्स क्या होता है इसी डिटेल में हम जाएंगे नहीं, बस आप दिमाग में रखेंगे बच्चों। अगर कोई हमारा फ्रेम एसिलेट कर रहा होता है ना, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, तो ऐसे फ्रेम के रेस्पेक्ट में जब हम किसी बॉडी को स्टडी करते हैं तो हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए हमें सूडो फोर्स के कंसेप्ट का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है जी, हमें सूडो फोर्स के डिटेल में जाना नहीं है, तो आप बस को दिमाग रखेंगे आप लोग। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल इन, तो जाहिर सी बात है एसिलेटिंग फ्रेम तो होना नहीं चाहिए, वो तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, ये तो नॉन इनर्शियल हो गया, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होते। तो इनर्शियल फ्रेम इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो नहीं सकता भैया, क्योंकि अगर आपको एसिलेट कर रहा है फ्रेम तो आपको उसमें सूडो फोर्स का कंसेप्ट, बिना सूडो फोर्स का कंसेप्ट के आप उसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो ऑल फ्रेम ये होगा नहीं, है ना। डिपेंड्स ना ऐसा भी कुछ नहीं बच्चों, तो इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं बच्चों, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा जी, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, जब भी कोई बॉडी, ये सन है, ये सन के अराउंड हम लोग रिवॉल्व कर रहे हैं, ये आपकी अर्थ है। तो अर्थ अपने मोशन की डायरेक्शन लगातार चेंज कर रही है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो ये मोशन कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। तो मतलब जो हमेशा रिवोल्यूशनरी मोशन होता है इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज होती है, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज अप्रॉक्सीमेटली ये। अच्छा जी, एक्सेलरेशन, अच्छा यूनिफॉर्म होगा। अच्छा आपको पता है यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन काम करता है भैया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम करता है, पता है ना, सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है, सेंटर की तरफ, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बच्चों कितना होता है, वो होता है v का स्क्वायर अपॉन r रेडियस। अगर मैं सन, ये अर्थ का जो रेडियस है अराउंड दी सन, ये सन हमारा, ये सन है, सन के अराउंड ये अर्थ का जो रेडियस कांस्टेंट मान लूँ, ऑन एन एवरेज में कांस्टेंट रेडियस मान लेता हूँ, और अर्थ की जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट ही लगभग कांस्टेंट है, अर्थ की स्पीड भी वी भी कांस्टेंट है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बच्चों आ जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो अंदर की तरफ लग रहा है ये, है ना, इसमें दो चीज़ होती हैं, स्पीड का स्क्वायर और रेडियस। अच्छा स्पीड भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है लगातार। अभी यहाँ की तरफ लग रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अब यहाँ की तरफ लग रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अब यहाँ की तरफ लग रहा है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है ना। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप स्क्रीन में देख ही रहे हैं आप लोग, हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो ड्यूरिंग एक्सप्लोजन ऑफ ए बॉम्ब शेल, जब कोई बॉम्ब आपका एक्सप्लोड होता है, तो ये बॉम्ब एक्सप्लोड जब होता है तो ये फ्रैगमेंट में ब्रेक हो जाता है। तो जब फ्रैगमेंट में ब्रेक होता है, अच्छा बॉम्ब फटा कैसे, ये एक्सटर्नल कॉज से फटा नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं, ये इंटरनल कॉजेज, जो इंटरनल केमिकल एनर्जी इसमें स्टोर थी वही अब एक्सप्लोड हो रही है ना। तो ये इंटरनल कॉजेज की वजह से कोई बॉम्ब शेल एक्सप्लोड होती है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स उसमें लग नहीं रहा कोई, तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, और आपको पता है अच्छी तरह, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं होता, डेल्टा पी इज जीरो, तो फाइनल मोमेंटम होता है वो इनिशियल मोमेंटम होता है ना, फाइनल मोमेंटम बराबर इनिशियल मोमेंटम। तो मतलब क्या है, अच्छा इनिशियली जो बॉम्ब क्या था बॉम्ब रेस्ट में था, तो इनिशियल मोमेंटम वॉज जीरो, इनिशियल मोमेंटम जीरो था, तो फाइनल मोमेंटम में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये कब होगा, मैं कहता हूँ ये चार फ्रैगमेंट में ब्रेक हो गया, इसमें एक फ्रैगमेंट यहाँ चला गया, एक फ्रैगमेंट यहाँ चला गया, या एक फ्रैगमेंट यहाँ चला जाएगा, तो एक फ्रैगमेंट को यहाँ जाना पड़ेगा ताकि इन चारों का मोमेंटम कितना आए,
आपका जीरो आ जाए इन चारों का। तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए ना। तो इस तरह से जो बम आपका फटता है तो उसका जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो ऐसे डायरेक्शन में मूव करते हैं और एक पर्टिकुलर ऐसी वेलोसिटी से मूव करते हैं कि उन सभी फ्रेगमेंट्स का जो नेट मोमेंटम आता है वो जीरो आ जाता है, राइट। तो ड्यूरिंग एक्सप्लोजन ऑफ द बॉम्ब सेल लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होता है भैया, समझ रहे, क्योंकि यहाँ पे एक्शन फोर्स लग नहीं रहा तो मोमेंटम कंजर्व होना ही होना है। मास आपका कंजर्व होता है, आगे होता ही केमिकल, कोई सी केमिकल रिएक्शन है तो उसमें मास तो कंजर्व होता ही होता है, नो डाउट। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती बच्चों। काइनेटिक एनर्जी देखो ना, अभी ये रेस्ट में था, अभी काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी बॉम्ब की, और फाइनली सबने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। चार फ्रेगमेंट है, चारों ने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली है ना, तीन फ्रेगमेंट है, तीनों ने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ कंजर्व हो गई, है ना। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती बच्चों, है ना, जब बॉम्ब एक्सप्लोजन में। तो कौन सा ऑप्शन सही है भैया इसका, फर्स्ट एंड सेकंड, लास्ट डी ऑप्शन आपका सही है, ओनली फर्स्ट वन एंड सेकंड इज ट्रू। तो आप लोग उसको देख लेंगे बच्चों क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन में बच्चों दिख रहा है, दिख ही रहा होगा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग रिमेन कंजर्व फॉर अ रॉकेट इन स्पेस। कोई रॉकेट है, स्पेस में मूव कर रहा है, हमारे पास एक रॉकेट है ना, ये रॉकेट है, वी आर हैविंग दिस रॉकेट, राइट, है ना। ये आपका स्पेस में मूव कर रहा है, अर्थ से, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला गया है। स्पेस में होने का मतलब क्या है, ये किसी के भी ग्रेविटेशनल पुल में नहीं है। अब ये फ्री स्पेस में, इंटर स्पेस में उसमें मूव कर रहा है आपका ये रॉकेट, ये मूव कर रहा है आपका रॉकेट ना इंटर स्पेस में। तो वहाँ पर इस पर कोई बाहर से फोर्स लगाने वाला फैक्टर तो है नहीं, क्योंकि जब स्पेस में मूव कर रहा है कोई प्लैनेट है नहीं जो उसकी ग्रेविटी से खींचे, कोई धक्का दे नहीं सकता, सराउंडिंग में एयर भी नहीं है जो उसको पुश करेंगे आगे तरफ। तो मतलब यहाँ पे एक्शन फोर्स क्या बच्चों, यहाँ पे इस पर एक्शन फोर्स जीरो है, इस पर एक्शन फोर्स को लगा ही नहीं सकता। अगर ये अपने इंजन चला के, इंजन पेट्रोल अपना फ्यूल बर्न करके, है ना, पीछे से एग्जॉस्ट गैसेस फेंक भी रहा है तो वो इंटरनल फोर्स है, वही है, वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वो दे आर दे, समझ रहे हो। तो आप सोच रहे हो कि रॉकेट के इंजन की वजह से उसको स्पीड मिलती है, नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जब गैसेस पीछे से बाहर निकलती हैं तो पीछे की तरफ मोमेंटम गेन करती हैं गैसेस, तो रॉकेट को भी आगे की तरफ मोमेंटम गेन करना पड़ेगा, सच दैट इट्स मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। इसका और प्लस गैसेस का मोमेंटम क्या रहे, कांस्टेंट रहे। विच, तो आपको याद रखना, जब स्पेस में एक बार रॉकेट पहुंच जाता है आपका तो वो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में वर्क करता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, द इंजन ऑफ ए कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। इफ द कार पुल्स अनदर कार, अच्छा ये कार है, इसका मास मैं m मान लेता हूँ, ये इसमें जो एक्सेलरेशन इसका a है, क्योंकि इसका गाड़ी में इंजन लगा होगा, इंजन इस m मास को a एक्सेलरेशन से पुल कर रहा है। अब वो कह रहा है कि आपने इसमें एक दूसरी गाड़ी और जोड़ दी, है ना। तो पहले, अच्छा, फोर्स जो डेवलप कर रहा है ये इंजन, फोर्स कितने डेवलप कर रहा है, मैं कहता हूँ F फोर्स डेवलप कर रहा है। तो गाड़ी का इस अकेले व्हीकल का इंजन कितना एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन आपके पास होगा F/m, एक्सेलरेशन ऐसे निकालते हैं, फोर्स कितना डेवलप कर रहा है इंजन ने अपॉन मास कितना है आपकी कार का, तो फोर्स और मास को डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आपको मिलता है। सेकंड लॉ की स्टेटमेंट आपकी यही कहती है। वो कह रहा है आपने इसमें एक m मास का गाड़ी और कनेक्ट कर दी, एक m मास से मास की m गाड़ी को और कनेक्ट कर दी। अब इंजन तो भैया एक ही है, इंजन तो F फोर्स ही डेवलप कर रहा है। कितना फोर्स डेवलप कर रहा है आपका इंजन, F फोर्स, उससे ज़्यादा फोर्स डेवलप कर नहीं सकता। आपने एक और साथ में गाड़ी जोड़ के इसका क्या कर दिया, मास बढ़ा दिया, तो अब एक्सेलरेशन कितना होगा, तो पहले एक्सेलरेशन a था, अब एक्सेलरेशन को a डैश मान लेते हैं, फोर्स उतना ही है, मास कितना हो गया बच्चों, 2m हो गया, कितना हो गया 2m। तो अब जो नया एक्सेलरेशन है ना, नया एक्सेलरेशन वो कितना है, F/m। अगर देखोगे आप F/m को हाफ कर दो, F/m को हाफ कर देंगे तो F/m हमारे पास कितना है, a है, F/m हमारे पास कितना है, a है, तो a डैश हमारे पास कितना आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। तो मतलब न्यू एक्सेलरेशन कितना होगा, पुराने एक्सेलरेशन का हाफ। पुराना एक्सेलरेशन कितना था, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो a डैश कितना हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, हमारा नया एक्सेलरेशन है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है, एक कांस्टेंट फोर्स हमारे पास किसी बॉडी पे लग रहा है, ये कांस्टेंट फोर्स हमारे पास लग रहा है किसी बॉडी पे, है ना। एक कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर मास, आपका कांस्टेंट फोर्स है, बॉडी का मास 0.9 kg है ना, एट रेस्ट फॉर 10 सेकंड, बॉडी ऑफ मास द बॉडी मूव डिस्टेंस द मैग्नीट्यूड बॉडी ऑफ मास एट रेस्ट। अच्छा, वो कह रहा है कि कोई बॉडी रेस्ट पे थी, आपने उसमें कोई फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से ये बॉडी का मोशन में आ गई, है ना। तो बॉडी मोशन में आ गई, बॉडी का मास कितना है, 0.9 kg बोला है इसने, 0.9 kg बोला है बच्चों इसने। और इसने बोला है कि डिस्टेंस कितना कवर कर लिया है, 250 मीटर का डिस्टेंस, 250 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है इसने। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा, फोर्स कितना लगाया आपने। तो पहले तो ये बताओ भैया, यहाँ पर फोर्स लगाया तो इसका एक्सेलरेशन भी होगा,
एक्सेलरेशन भी होगा। तो यहाँ पे इसने आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0 है ना। एक्सेलरेशन आपको बताना है कितना, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे हम लोग। डिस्टेंस कितना कवर कर लिया इसने, 250 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। और टाइम कितना लगा इसको, 10 सेकंड का टाइम लगा। कितना सेकंड लगा टाइम, 10 सेकंड का टाइम लगा इसको। ठीक है जी। तो एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है बच्चों। इन सभी फैक्टर्स को जोड़ने वाला इक्वेशन कौन सी है भाई, एस यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। एस यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो है इन चारों को जोड़ने वाली, टी यू ए एस को जोड़ने वाली इक्वेशन है ना। तो इसमें एस की वैल्यू कितनी है, 250 मीटर है। यू तो आपका खैर 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो केवल हाफ एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन हम फाइंड कर लेंगे। टाइम का स्क्वायर कितना बच्चों, टाइम 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा हमारे पास है ना। तो आपका आ जाएगा 50। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ गया, एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस फोर्स ने कितना एक्सेलरेशन डेवलप किया है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन डेवलप किया है। और सबको पता है, आप सबको पता है कि एक्सेलरेशन कितना था, फोर्स अपॉन मास होता है बच्चों है ना। ये 5 है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0.9 हो जाएगा। तो फोर्स कितना आ जाएगा, 4.5 न्यूटन आ जाएगा आपका, ये 4.5 न्यूटन है ना। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। आई थिंक ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया बच्चों का फिर से रिपीट करके उसको देख लेंगे है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मोमेंटम हैज़ द सेम यूनिट एज दैट ऑफ, है ना। अच्छा जी, अब इसमें एक टर्म आ रही है बच्चों, क्या होता है, एक सुनो मेरी बात। आपका एक टर्म आती है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, व्हाट इज इम्पल्स, जब आपका जब आपका जब आपका बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत ही कम टाइम में एक्ट करता है किसी बॉडी पर, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जब किसी बॉडी पे एक्ट करता है विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तब जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो इम्पल्स क्या होता है, व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, देन द इफेक्ट प्रोड्यूस इज नोन एज इम्पल्स। समझ रहे हो। तो बहुत कम समय में जब कोई लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लग जाए तब जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और जो इम्पल्स आपका होता है, जे आपका होता है, ये कितना होता है, जे इम्पल्स कितना होता है बच्चों, ये होता है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। बॉडी का कितना मोमेंटम चेंज हुआ है उसके बराबर होता है। एक फॉर्मूला और होता है कि एवरेज फोर्स कितना लगा एंड इनटू कितने टाइम के लिए, है ना, वो कौन फोर्स लगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। तो दो फॉर्मूला आपके इम्पल्स के। तो आप देख रहे हैं जे आपका जो होता है चेंज इन मोमेंटम इक्वल होता है। तो जो मोमेंटम की यूनिट होगी वही इम्पल्स की यूनिट होगी, है ना। तो मोमेंटम की यूनिट किससे बराबर होगी बच्चों, इम्पल्स के बराबर होगी। इसी का ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, ए पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन टॉसेज अ 5 रुपी कॉइन, if the coin falls behind him, the train must be moving with uniform। तो ये क्वेश्चन हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो आप लोग इसका आंसर खुद ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना। इसका सिमिलर क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और नोट्स में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है ना। चलिए जी, हमारा ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं उसको हम लोग। तो रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये भी आप लोगों को पता है बच्चों, मोमेंटम कंजर्वेशन वर्क करता है रॉकेट आपका, है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैन स्टैंडिंग ऑन ए ग्राउंड विल हैव नेट जीरो फोर्स। बताइए भाई, आदमी अगर कोई ग्राउंड पे खड़ा हो रखा है तो उसमें नेट फोर्स जीरो होगा ना, क्योंकि अगर नेट फोर्स होता तो वो या तो नीचे चला जाता या ऊपर चला जाता। पर अगर इसमें नेट फोर्स जीरो है तभी तो खड़ा है। तो इसमें भी कौन कौन फोर्स लगा रहा है, एक तो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है mg, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड। तो इसमें दोनों फोर्स लग रहे हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स कितना आता है, जीरो आता है। क्योंकि जितना फोर्स ग्राउंड ने इसके ऊपर लगाया है ऊपर की तरफ, उतना ही ग्रेविटी ने नीचे की तरफ लगाया है। तो इसमें नेट फोर्स कितना होता है, जीरो। तभी तो खड़ा हो रखा है पे, तो नेट फोर्स इज जीरो, है ना। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ में आया हो। ठीक है ना। और जो चीज़ आपको दिक्कत दे रही है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आया, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय।